हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कैसे चल रही है। आज हम लोग iFly क्लासेस के लाइव सेशन का एक लेक्चर का पार्ट देखेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं टी स्नेयर, वी स्नेयर और रैप जीटीपीएस की। तुम्हें याद है ना, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन फ्यूजन में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ हम उनको डिटेल में समझेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे इन टॉपिक्स को एग्जाम में यूज करने के लिए। तो चलिए एक कॉपी पेन पेज ले लीजिए और शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। नो सर। तो अभी तक जो हमने समझा, अभी तक हमने केवल ये समझा कि किसी एक ऑर्गेनल या एक साइट पर मेम्ब्रेन को फोल्ड करके वेसिकल क्रिएट कैसे होती है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये वेसिकल अपनी टारगेट मेम्ब्रेन को कैसे पहचानती है, इसे कैसे पता कि मुझे यहीं आकर के फ्यूज करना है। टू एंश्योर एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ वेसिकल ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट वेसिकल मस्ट बी हाईली एक्यूरेट इन रिकॉग्नाइजिंग द करेक्ट टारगेट मेम्ब्रेन जिसके साथ उसे फ्यूज करना है। अब क्योंकि यहाँ बहुत तरह की डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, कई तरह के टारगेट्स अवेलेबल हैं, तो फिर ये जस्ट एक रैंडम इवेंट नहीं होगा। स्पेसिफिक इंटरेक्शन करने के लिए दो तरह के मार्कर्स सिक्वेंशियली मैनर में एक्ट करते हैं, मतलब वन बाय वन, जिनमें से पहला है रैप प्रोटीन, डायरेक्ट द वेसिकल टू स्पेसिफिक स्पॉट ऑन द करेक्ट टारगेट मेम्ब्रेन, और दूसरा है स्नेयर प्रोटीन्स अनेबल द फ्यूजन ऑफ लिपिड बायलेयर। तो ये कह लीजिए कि जब भी कभी किसी टारगेट वेसिकल को अपनी मेम्ब्रेन के पास पहुंचना है, तो जो पहला इंट्रैक्शन है, सबसे पहला, कि इसे सही मायने में पता है कि इसे मुझे यहाँ आना है, इसके लिए रैब नाम के प्रोटीन की फैमिली लगी हुई है। तो इसके सरफेस पर कुछ ऐसा है जो इसे इंटरेक्ट कर सकता है, और जब ये रैब से इंटरेक्ट कर जाएगा तब ये वेसिकल को पास में लाएंगे इसके, और जब वेसिकल पास में आएगी तब फिर स्नेयर्स की कहानी आती है मेम्ब्रेन फ्यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि टारगेट की स्पेसिफिसिटी स्नेयर नहीं करता, स्नेयर का काम है केवल मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कराना। स्पेसिफिसिटी के लिए है रैप फैमिली। अब जो ये रैप फैमिली है, लाइक द कोड रिक्रूटिंग जीटीपीएस, अभी हमने जो कोड रिक्रूट करने वाला जीटीपीएस देखे थे, जैसे कि SAR1, ARF, ऐसे ही रैप प्रोटीन भी मोनोमरिक जीटीपीएस फैमिली के मेंबर हैं। यानी कि यहाँ भी तीन कंपोनेंट होंगे। एक जो रैप प्रोटीन है जिस पर जीटीपी या जीडीपी लगा होगा, एक GEF जो वक्त पड़ने पर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करेगा, दूसरा जीटीपीएस एसिलरेटिंग प्रोटीन जो वक्त पड़ने पर जीटीपीएस वाला फंक्शन दिखाएगा। Each rap protein associated with one or more membrane enclosed organelle of the secretory or endocytic pathway, and each of these organelle has at least one rap protein on its cytosolic surface. तो बहुत सारे रैप प्रोटीन हम ढूंढ चुके हैं अभी तक, ये एक लिस्ट देख लीजिए। रैप 1 ये पाए जाते हैं ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर, रैप 2 सिस गोल्जी नेटवर्क पर। अब आप अगर सुनना चाहो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो जो डायग्राम है ना आपका, जिस डायग्राम में मैंने आपको ARF फीड करने के लिए कहा था, SAR1 फीड करने के लिए कहा था, तो कायदे में आपको यहाँ से रैप भी उठा के वहाँ डाल देने चाहिए। कर पाओगे? मैं चाहता हूँ आपके पास केवल एक डायग्राम हो, जिस डायग्राम को देख के आप रिकॉल कर सको कि कौन क्या कर रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग एक ही जगह पर बैठ कर के एक ही प्रोसेस के सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा अगर पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम चीज़ों के अंदर कलर भर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ड्राइंग जब बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं और फिर उस आउटलाइन में मोटे कलर डालते हैं और फिर हम शेड्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो रैप 2, रैप 3A, रैप 4, रैप 11, रैप 5, रैप 6, रैप 7, रैप 8, रैप 9। अब इनमें से कुछ अनयूजुअल को पकड़ लेते हैं, जैसे कि सीलिया में पाया जाने वाला रैप 8, ठीक है। और कुछ आपको लग रहा है इसमें अनयूजुअल हो? सिनैप्टिक वेसिकल कह सकते हो, क्योंकि हम जनरली इसके नाम नहीं पढ़ते। तो मैं चाहूँगा कि ये सीलिया वाला रैप 8 और रैप 3A, इनको तो आप अलग ही निकाल लेना। फिर जो आप ये डायग्राम बनाओगे ना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी, यहाँ पे आपकी गोल्जी बॉडीज़, फिर यहाँ आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये वेसिकल आपकी एंडोसोम वगैरह जो भी आप कहना चाहो, तो अप्रोप्रिएट जगह पर, जैसे कि 1 1 इन दोनों जगह पर है, 2 यहाँ पर है। रिसाइकलिंग एंडोसोम 4 11, तो आप ये कर सकते हो एरो मार्क करके, और यहाँ पे 4/11 कर सकते हो। अर्ली एंडोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लैथरिंग कोटिंग वेसिकल्स, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो 5 इस एरिया में। लेट एंडोसोम कोई भी लाइसोसोम या कुछ भी कर दो आप, लेट एक बना दो उसके अंदर, जैसे कि सपोज ये अर्ली एंडोसोम, फिर लेट एंडोसोम, फिर लाइसोसोम, तो यहाँ पे लेट एंडोसोम में डाल दो आप 7। मीडियल और ट्रांसिस्टनिया में इस जगह पर आप ऐड कर दो 6, ठीक है। लेट एंडोसोम, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, और यहाँ भी आप 9 भी डाल दो। तो कुछ इस तरीके से 1-2 बार बना के देखना, और अगर आप बना के रख सकते हो तो अच्छी बात है, कभी कभी बड़े काम आ जाते हैं। अब एक कहानी और भी है कि जैसे जैसे हम लिटरेचर चेंज करते हैं तो कई बार हमें नाम भी अलग दिखाई देता है। अब जैसे कि ये टेबल है दूसरी बुक का, ये टेबल तो था ब्रूस अल्बर्ट, और ये टेबल है अल्बर्ट ब्रूस लॉडिश का। इन दोनों ही टेक्स्ट का जो प्रिंटिंग ईयर है वो सेम है, अभी मतलब इसी साल, पिछले साल की हैं किताबें दोनों। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे रैब 1 के साथ में YPT1 भी लिखा हुआ है, मतलब रैब 1 को YPT1 भी कहते हैं। फिर एक यहाँ पे SEC 4 भी है। अब अभी तक जब हम लोग SEC प्रोटीन की बात कर रहे थे तो तुम्हें याद होगा हमने SEC 13 31 देखा था, SEC 24 23 देखा था, और ये हमारे जो कॉप सेकंड कोटिंग है उसके कंपोनेंट थे। बट SEC 4 उसी नाम से SEC 4 ये एक रैप प्रोटीन है। तो इस तरह की जो अनयूजुअल बातें होती हैं ये अच्छा रहता है अगर हमें पता हो तो ये जो टेबल्स हैं ये आपके पढ़ने के लिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो स्ट्रेस मत लेना। रैप प्रोटीन साइकिल बिटवीन अ मेम्ब्रेन एंड अ साइटोसोलिक एंड रेगुलेट द रिवर्सिबल असेंबली ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑन द मेम्ब्रेन। तो रैप प्रोटीन अपनी 2 कन्फर्मेशन में पाए जाएंगे, एक जब वो मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं और एक जब वो साइटोसोल में है। साथ में ये एक तब अपने कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं और एक जब वो कॉम्प्लेक्स से फ्री हो रहे हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में अलग अलग हमें स्टेजेस में दिखाई देंगे। इनकी GDP बाउंड स्टेट दे आर इनएक्टिव, जैसे कि हमने पीछे वाले केस में भी देखा था, फाउंड बाउंड टू अनदर प्रोटीन। अब इस केस में जैसे आपको याद होगा SAR1 में हमने देखा कि केवल GDP लगा हुआ है एंड इट इज़ इनएक्टिव। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये रैप प्रोटीन है, रैप के साथ GDP तो लगा हुआ है प्लस साथ में एक प्रोटीन और भी लगा रहता है, इसे बोलते हैं GDI, और ये दोनों ही फॉर्म्स इनएक्टिव हैं। SAR1 की अकेले GDP वाली और रैप की जिसमें GDP के साथ में एक दूसरा प्रोटीन लगा हुआ है GDI, जिसे हम बोलते हैं GDP डिसोसिएशन इनहिबिटर। यानी कि जब तक ये GDI लगा रहेगा GEF चाहकर के भी GDP को हटा नहीं सकता, और इसी वजह से ये सोल्यूबल फॉर्म में रहता है। तो यानी कि जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक ये मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड रैब, जो रैब का GEF है, जैसे कि SEC 12 देखा था हम लोगों ने ER में, SEC 12 SAR1 का GEF था। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कुछ याद आ रहे हैं शब्द, या ये शब्द ही लग रहे हैं केवल? SEC 12 याद आ रहे थे। बिल्कुल बढ़िया, गुड। तो जैसे SEC 12 था ऐसे ही यहाँ भी रैब का एक GEF है जो मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, और जब मौका आता है तो तब ये GDP को हटा करके GTP लगाता है। एक बार GTP बाउंड स्टेट में आ गया तो रैप प्रोटीन का लिपिड एंकर इंसर्ट करता है मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये देखो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। SAR1 में मेम्ब्रेन के अंदर धंसाने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया था?
GTP। सबसे पहले वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए। मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करने के लिए SAR1 ने किस पार्ट का इस्तेमाल किया है? हाइड्रोफोबिक एंड टर्मिनस। हाइड्रोफोबिक एंड टर्मिनस। ठीक है, मतलब प्रोटीन का खुद का एक कंपोनेंट है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये भी उसी का है, अलग किताब का है, बात सेम है। तो यहाँ भी एक पार्ट है, क्या नाम दे रखा है इस पार्ट का? एम्फिफिलिक हेलिक्स। ओके, तो दोनों इन्फॉर्मेशन को मिला देते हैं हम लोग। इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे, एन टर्मिनस पर है और हेलिक्स है। तो ये प्रोटीन का ही पार्ट है और प्रोटीन ही है बाय नेचर, जिसे मेम्ब्रेन में एंकर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम रैब की बात कर रहे हैं तो रैब में वो प्रोटीन कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेम्ब्रेन में एंकर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, तुम खुद पढ़ के बताओगे मुझे। ये लाइन है, वंस इन द GTP बाउंड स्टेट। लिपिड एंकर, यानी कि ये प्रोटीन जो है इसमें लिपिड लगा हुआ है रैब के अंदर, और वो लिपिड का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को एंकर करने के लिए, प्रोटीन पार्ट का नहीं। रैब में और SAR1 में ये फ़र्क है। तो रैब बाइंड करेगा डाइवर्स सेट ऑफ प्रोटीन्स कोल्ड रैब इफेक्टर से, जब वो मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा, और द रेट ऑफ GTP हाइड्रोलिसिस सेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव रैब एंड consequently द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स इफेक्टर ऑन द मेम्ब्रेन। तो कितने रैब आके लगेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना GTP का हार्डलेस हो रहा है। अब ये डायग्रामेटिक वर्जन है उस पैराग्राफ का। हमारे पास एक वेसिकल है जो रेडी होकर के आई है, और ये वेसिकल में कार्गो रिसेप्टर है, कार्गो प्रोटीन है और वी स्नेयर लगा हुआ है। बट फिलहाल वी स्नेयर को हमें फोकस नहीं करना। यहाँ पर एक रैब GTP लगा हुआ है। तो ये रैब GTP मेम्ब्रेन अटैच्ड है, अपने लिपिड के थ्रू अटैच्ड है, ये आपको मालूम है। तो जब ये वेसिकल के ऊपर लग गया मेम्ब्रेन बाउंड, तो अपने रैब GTP की हेल्प से वो इंटरेक्ट करेगा रैब इफेक्टर के साथ जो टारगेट मेम्ब्रेन पर है। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा तो कन्फर्मेशन मुड़ेंगी, और मुड़ने के बाद वेसिकल मेम्ब्रेन के पास में आ गई, और अब आती है बारी आपके वी स्नेयर और टी स्नेयर के इंटरेक्शन की। ये कह लीजिए कि ये जो रैब का इंटरेक्शन है, रैब का इंटरेक्शन विद इट्स इफेक्टर प्रोटीन, इस इंटरेक्शन की वजह से ही टी स्नेयर वी स्नेयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, और फिर वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। 4 स्ट्रैंड का हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, वो ट्विस्ट करते जाएंगे और ये पास में आते जाएंगे। कभी तुमने ऐसा काम किया जैसे बेडशीट धोई हो अपने आप हाथ से, वॉशिंग मशीन में नहीं? यस सर। तो उसे धोने के बाद पानी निचोड़ने के लिए क्या करते हो? बेडशीट को निचोड़ते हैं। कैसे? हाथ से या कुछ और तरीके भी अपनाया तुमने कभी? फिर किसी भी चीज पर रैप करके दोनों हाथों से। जैसे मेरे बाथरूम की जो वॉल है ना, उस वॉल पर एक रोड लगी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी बेड शीट को इसके अंदर डाल देता हूँ, राइट? और फिर दोनों एंड को पकड़ करके इकट्ठे मैं उसको ट्विस्ट करना शुरू कर देता हूँ, घुमाना शुरू कर देता हूँ, ऐंठना। तुमने देखा ऐंठते ऐंठते ये पास में भी आते हैं। सुपर कोइलिंग देखने को मिल जाती है। तो ये वही काम हो रहा है। तो जब ये ट्विस्टिंग हो रही है, उस ट्विस्टिंग की वजह से वेसिकल और पास में आ रही है,
तो बीच में जो पानी है वो पानी हट रहा है, जब तक पानी हटेगा नहीं लिपिड कभी मिक्सअप नहीं होगा। और जैसे ही पानी हटा ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। और अब GDI ने जो मेम्ब्रेन पर लगा हुआ रैप था उसको पकड़ा, जो अब तक GDP स्टेट में आ चुका है, और साइटोसोल में चला गया। क्लियर है कहानी? यस सर। अभी फिलहाल जो तुम्हें फोकस करना है, ये डायग्राम जो है 3 अलग अलग प्रोस्पेक्ट में देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि एक कार्गो प्रोटीन कैसे अपनी टारगेट मेम्ब्रेन तक पहुंचा। दूसरा प्रोस्पेक्ट, रैब और रैब इफेक्टर ने कैसे इंटरेक्ट किया और कैसे रैब हटा। तीसरा, कैसे टी स्नेयर वी स्नेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम इन प्रोसेस को इंडिविजुअली अलग अलग करके ही देखोगे तभी यह डायग्राम ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा। आपकी आंखों को एक टाइम पर केवल वही दिखना चाहिए जिस प्रोसेस के पीछे आप जा रहे हो। तो एक बार केवल रैब वेसिकल का, रैब इफेक्टर के साथ, और टारगेट मेम्ब्रेन पर भी रैब लगे हुए हैं किसी और काम के लिए। रैब इफेक्टर की फोल्डिंग, रैब का हट जाना, GDI से बाउंड कर जाना, इस स्नेयर को बिना देखे। फिर ऐसे ही हम केवल इस स्नेयर को देख रहे हैं। रैब प्रोटीन इज एक्टिवेटेड ऑन द ट्रांसपोर्ट वेसिकल व्हेन अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द वेसिकल, ऑफन अ कोट कंपोनेंट, रिक्रूट अ रैब GEF। इस सारी कहानी में कि कब रैब एक्टिव होगा, कब रैब एक्टिव नहीं होगा, कोट पर लगे हुए प्रोटीन ये रोल निभाते हैं। रैब प्रोटीन क्रिएट एंड चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनल। अब सोच के बताओ, कोई वेसिकल अपनी टारगेट मेम्ब्रेन पर जाकर फ्यूज कर रही है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? रैब। ओनली रैब प्रोटीन। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रैब प्रोटीन असल में ऑर्गेनल की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और यही चेंज भी कर सकते हैं उसकी आइडेंटिटी को, अगर वहां पर लगे हुए रैब प्रोटीन बदल जाएं तो। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये एक एंडोजोम की मेम्ब्रेन है। एंडोजोम की मेम्ब्रेन पर एक रैब 5 GDP वाली बाउंड स्टेट में है और GDI ने उसको रोक रखा है। इसका लिपिड एंकर अभी तक अंदर छिपा हुआ है प्रोटीन के। मेम्ब्रेन पर लगा हुआ रैब 5 का GEF उसने इसे एक्टिव किया और एक्टिव रैब 5 GTP मेम्ब्रेन में आकर के एंकर हो गया। अब इसने एक PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया है। PI3 काइनेज ने, ये नाम याद रखिएगा एंजाइम का, ये बहुत बार आता है, GPCR पाथवे में भी आता है। तो PI3 काइनेज है जो PI को PIP में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फॉस्फोरिलेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। इसके लिए एंजाइम का नाम है PI3 काइनेज। अगर ये PI3 काइनेज है तो केवल 3rd पोजीशन पर काइनेज एक्टिविटी दिखाएगा। तो ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस के लिए PI के अलग अलग तरह के काइनेज होते होंगे। अब ये PIP3 और एक्स्ट्रा रैब 5 के जेफ अब ये और ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, कास्केड इंक्रीज होगी और धीरे धीरे यहाँ पे असेंबली ऑफ डिफरेंट प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग कि यहाँ वो किस किस और टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये जो पैच है, इस पैच में नोटिस कीजिए केवल रैब 5 नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन और भी हैं जो डिफरेंट काइंड के इंट्रैक्शन में रोल निभाएंगे, आइडेंटिटी में भी रोल निभाएंगे। ये केवल ग्लिम्स देने के लिए, डराने के लिए नहीं है। अब आती है बात स्नेयर की। तो स्नेयर जो है हमारे फ्यूजन प्रोटीन्स हैं। कभी तुमने सोचा है कि स्नेयर का फुल फॉर्म क्या है? SNARA की फुल फॉर्म क्या है? अब स्नेयर्स के बारे में जो बातें आपको याद रखनी है, बहुत कुछ याद नहीं रखना। स्नेयर प्रोटीन को हम लोग शॉर्ट में स्नेयर्स ही कहते हैं। ये मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शन कराएंगे वेसिकल ट्रांसपोर्ट में। कम से कम 35 डिफरेंट स्नेयर्स एक एनिमल सेल में हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? ईच एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल इन द सिक्रेटरी
और एंडोसाइटिक पाथवे। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये कंप्लीमेंट्री सेट्स में अवेलेबल होते हैं। वी स्नेयर यूजुअली फाउंड ऑन वेसिकल मेम्ब्रेन और टी स्नेयर यूजुअली फाउंड ऑन टारगेट मेम्ब्रेन। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको एक ही जगह पर वी स्नेयर और टी स्नेयर दोनों मिल जाएंगे, खास तौर से जब मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ करना चाहती हैं दो वेसिकल्स की। अगर मैं ये कहूँ कि सेल के अंदर नेचुरल वे में जब भी कभी आप दो वेसिकल्स को फ्यूज़ करते हुए देख रहे हो या किसी मेम्ब्रेन को वेसिकल के साथ फ्यूज़ करते हुए देख रहे हो तो वहाँ पे स्नेयर होंगे, ये सोच लेना। अब वी स्नेयर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक अकेली चेन का, जबकि टी स्नेयर इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स। तो ये बात याद रखनी है, वी स्नेयर एक ही पेप्टाइड का होता है और टी स्नेयर में आमतौर पर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। द वी स्नेयर एंड टी स्नेयर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक हेलिकल डोमेन। दोनों के पास हेलिकल डोमेन है that are mostly unstructured in isolation. When a V snare interacts with the T snare, the helical domain of one zipper up with the helical domain of other to form a stable 4 helix helical domain. आपको नेट का क्वेश्चन याद होगा तो नोटिस करो, वो नेट का क्वेश्चन सिर्फ इसी पैराग्राफ में से है जो उन्होंने स्नेयर्स के बारे में बात कर रखी थी। ट्रू फॉल्स वाली बात है ना। सो 4 स्ट्रैंड का बंडल बनना है। द रिजल्टिंग ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स लॉक द 2 मेम्ब्रेन टुगेदर। बायोकेमिकल मेम्ब्रेन फ्यूजन एसेज विद ऑल डिफरेंट स्नेयर कॉम्बिनेशन शोज दैट वी एंड टी स्नेयर पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक। जो हमने कई तरह के अलग अलग स्नेयर्स की बात करी, जैसे अभी हमने कहा कि सेल के अंदर आमतौर पे 35 डिफरेंट टाइप के 35 डिफरेंट टाइप के स्नेयर्स मिल सकते हैं। तो हमने अलग अलग स्नेयर्स को आइसोलेट करके अलग अलग वेसिकल्स में डाल के उनको फ्यूज़ कराने की कोशिश की, तो हमें ये मालूम पड़ा कि स्नेयर्स स्पेसिफिक होते हैं, अपने पार्टनर्स को पहचानते हैं कि कौन सा वी स्नेयर किस टी स्नेयर से इंटरेक्ट करेगा। दस स्नेयर्स प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो जहाँ हम कह रहे थे कि मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी में रैप का रोल है, और वहाँ हमने ये भी कहा था, मैंने ये कहा था कि स्नेयर्स सेलेक्टिविटी में रोल नहीं निभा रहे, लेकिन ये जानकारी हमें बता रही है कि स्नेयर एक एडिशनल लेयर बता रहे हैं कि समझो कि 2 लेवल की स्पेसिफिसिटी है। पहले रैब और इफेक्टर पहचानेंगे दूसरे को, और फिर उसके बाद वी स्नेयर टी स्नेयर पहचानेंगे। 1 मिनट। हमने ये भी देखा है कि जब वी स्नेयर टी स्नेयर आपस में जुड़ करके 4 हेलिकल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। मतलब जैसे वी और टी आमने सामने आए, ये चाहते हैं गुथ जाना एक दूसरे के साथ, और शायद इनके गुथने से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे रिलीज़ की वजह से वेसिकल्स पास में आती हैं और वाटर जो बीच का है वो स्क्वीज़ आउट हो जाता है, जिसकी वजह से लिपिड बायलेयर का फ्यूज़न हो सके। जब हमने लाइपोसोम लिए, कुछ पता है लाइपोसोम और वेसिकल में क्या फ़र्क होता है? यस सर, लाइपोसोम लिपिड बायलेयर से बना होता है और वेसिकल्स में प्रोटीन भी होता है। हाँ जी, लाइपोसोम जब हम लोग केवल लिपिड से, जैसे जो वेसिकल का आपने डायग्राम देख रखा है, बायलेयर, बीच में एक्वस कैविटी और बाहर एक्वस एनवायरनमेंट, तो अगर ये केवल लिपिड बायलेयर के बने हुए हैं और हमने खुद बनाया ज़्यादातर आर्टिफिशियली, तो हमने लाइपोसोम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बाद में हम इन लाइपोसोम में अपनी मर्जी के प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं तो जनरली हम इस लाइपोसोम टैग को तब भी लगाए रखते हैं जब उसमें प्रोटीन लगा होता है। अब जैसे हमने कहा ना कि एक लाइपोसोम कंटेनिंग प्यूरिफाइड वी स्नेयर, यानी कि इसमें ऑलरेडी प्रोटीन है, तो इसमें वी स्नेयर लगा दिए और हमने लाइपोसोम्स दूसरे कंटेनर में रेडी किए कंप्लीमेंट्री टी स्नेयर्स के साथ, तो उनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ करती हैं, हालांकि स्लोली। इन द सेल फ्यूजन इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय द फैक्टर दैट interact with the V snare and T snare pair to align them precision so that they can initiate jippering.
हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब हम दो लाइपोसोम्स को पास पास लेके आ रहे हैं जिसमें कंप्लीमेंट्री वी स्नेयर टी स्नेयर्स लगे हुए हैं, तो ये फ्यूज़ करते हैं लेकिन स्लोली, जबकि यही काम सेल के अंदर फास्ट होता है। तो सेल के अंदर दूसरे प्रोटीन्स भी हैं, ये प्रोटीन्स जिपरिंग कराने में हेल्प करते हैं। ये कह लीजिए कि जैसे सर्दियों के दिनों में आपने जैकेट पहन रखी है, जैकेट जो आगे से ओपन हो जाती है, चैन है उसके अंदर, तो आपने गर्मी से दिखाई दी, धूप से निकल के आ रही है, आपने जैकेट खोल ली, घूम रहे हैं मज़े से, और अचानक मौसम बदल गया, ठंड हो गई है, तो आप जैकेट बंद करना चाहते हो। अब बंद करने में रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? चैन को क्लोज करना या चैन को अलाइन करना? चैन को अलाइन करना। Close. अलाइन करना नहीं, क्लोज नहीं, अलाइन। भाई ओपन, अगर तुम किसी ओपन चैन, मतलब तुम्हारी जैकेट सामने से फ्रंट से ओपन हो जाती है पूरी, तो पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड के चैन को राइट हैंड साइड के चैन के साथ जोड़ना, अलाइनमेंट। इसमें टाइम लगता है ना, आप कई बार तो आप ढंग से अलाइन नहीं करते, चैन ऊपर खींचते हो, मानो प्लाट टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर वापस आप उसे निकालते हो, फिर डालते हो। याद आ रहा है कुछ ऐसा, या केवल मेरे साथ ही घटी है सारी घटनाएं? यस यस सर। सर। तो ऐसे ही यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि वी स्नेयर टी स्नेयर कहीं से भी इंटरेक्ट करके गुतमुत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर्ली अलाइन कराने वाले प्रोटीन है, और जब अलाइन होगा तो उसका जिपरिंग फास्ट है। जिपरिंग बोलते हैं जब हम चैन को ऊपर खींचते हैं। फ्यूजन डज नॉट ऑलवेज फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर वी स्नेयर एंड टी स्नेयर पेयर। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वी स्नेयर टी स्नेयर फ्यूज किए और एकदम से मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई। In the process of regulated exocytosis, jippering of the last part of the trans-snare complex is delayed until secretion is triggered by a specific extracellular signal. मतलब ऐसे समझो कि वेसिकल मेम्ब्रेन पे आकर के डॉक कर गई, स्नेयर्स आपस में इलझ गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक ट्विस्ट नहीं हुए हैं। जैसे सिग्नल मिला, स्नेयर्स पूरी तरह ट्विस्ट हुए, मेम्ब्रेन फ्यूज की और वेसिकल ने अपना सामान बाहर उड़ेल दिया। वो जैसे आपने देखा होगा जब हम ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहे होते हैं, 100 मीटर की रेस शुरू होने वाली है, तो एथलीट्स ऑन द मार्क खड़े हुए हैं। मतलब खड़े हुए क्या हैं? स्लांटेड मोड में, हाथ ज़मीन पर, पैर पीछे पुशर्स के ऊपर, देखा होगा। बस ठाएँ सुनने की देर है और वो तेज़ी से भागेंगे। तो ये कहानी इनकी है। पहले शुरुआत में क्या अलाइन कर लिया गया मेम्ब्रेन के पास में। ये पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? स्टार्टिंग में न्यूरॉन से। और आप जानते हो कि नर्वस सिस्टम कितना तेज रिस्पॉन्ड करता है। ये जो एसिटाइल कोलाइन वगैरह या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, हमारी आंखों ने क्या देखा और हमारा हाथ कितनी देर में रिएक्ट करेगा। अगर आप सोच के देखो, इंच टेप ले लो, अपनी आंखों से सिर तक का नक्शा नाप लो मोटा मोटा, और फिर वहाँ से गर्दन से होते हुए, कमर से होते हुए अपने हाथ की उंगली पे आ जाओ। और अब आप ये एक्सरसाइज करके देखो कि आप कुछ भी चीज़ पकड़ लो, एनीथिंग, जैसे दूसरे हाथ से कोई चीज़ बॉल उछाल दो और बात करो कि जैसे ही ये बॉल ज़मीन से टकराएगी आप अपनी उंगली लाओगे, तो आप पाओगे कि ये रिस्पॉन्स जो होता है, रिस्पॉन्स मिली सेकेंड में है, जिसमें मल्टीपल लेवल पर ट्रांसमिशन है और हर जगह पे फिजिकली अटैच नहीं है चीज़ें, गैप्स हैं बीच में जिन्हें आप साइनेप्सिस बोलते हैं। तो न्यूरॉन एक जगह पे एक साथ न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेगी, दूसरे न्यूरॉन में जो बगल वाली है वहाँ पर सिग्नल क्रिएट होगा, फिर वो नेक्स्ट छोड़ेगी, फिर तीसरी पर, फिर मसल के पास जाएगा, फिर मसल्स में डीपोलराइजेशन होगा, फिर वहाँ कैल्शियम का रिलीज होगा, मसल ट्विच करेंगे और तब एक्शन होगा। और ये सब काम मिली सेकेंड में आता है। तो ये सब काम तभी पॉसिबल है जबकि पूरा का पूरा सिस्टम ऑलरेडी हमेशा गेट सेट गो वाली कंडीशन में रहता होगा। वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टूड एग्जाम्पल ऑफ स्नेयर मीडिएटेड फ्यूजन अकर्स ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस ऑफ सीक्रेटरी प्रोटीन। इन दिस केस द वी स्नेयर नोन एज वैम्प। अब यहीं से आप जानना शुरू कर दो, डोंट एक्सपेक्ट कि हर जगह पर वी स्नेयर ही लिखा होगा, टी स्नेयर ही लिखा होगा। पहचानना शुरू कर दो। अगर आपने किसी डायग्राम में एक प्रोटीन देखा है, किसी सरफेस पर आपने 3 प्रोटीन देखे हैं
और फिर आपने पाया कि अल्टीमेटली ये दोनों टारगेट्स प्लेस पास आ गई और ये 3 का सेट और ये 1 का सेट आपस में गुलमिल हो गया और मेम्ब्रेन फ्यूज़ करने वाली है, तो ये स्नेयर्स हैं। अब किसी ने कहा कि ये है बब्बू, BABBU, और ये है चूचू, तो समझ जाओ कि चूचू कौन है। और बब्बू कौन है? शाने हो गए तुम तो यार, सबके सब हैं, गुड। तो यहाँ पर एक वैम्प है। वैम्प की फुल फॉर्म है वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसने इसको डिस्कवर किया होगा। बाद में इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझ में आएगा भैया ये तो वी स्नेयर है। इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिक्रेटरी वेसिकल एज दे बड फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो जब ट्रांस गोल्जी से ये निकलने वाली होती हैं तभी ये वैम्प्स मतलब वी स्नेयर्स आके लग जाते हैं उसके ऊपर। द टी स्नेयर्स आर सिंटैक्सिन। इस केस में जो टी स्नेयर है वो है सिंटैक्सिन। ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और स्नैप 25 विच इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ हाइड्रोफोबिक लिपिड एंकर इन द मिडल ऑफ द प्रोटीन। तो टी स्नेयर में सिंटैक्सिन है, स्नैप 25 है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है लेकिन हाइड्रोफोबिक लिपिड एंकर के द्वारा जुड़ा हुआ है। द साइटोसोलिक रीजन ऑफ ईच ऑफ दीज 3 स्नेयर प्रोटीन्स कंटेन अ रिपीटेड हैप्टेड सीक्वेंस दैट अलाउ 4 अल्फा हेलिक्स 1 फ्रॉम वैम्प। अब यहाँ पे एक ये रिपीटेड सीक्वेंस है हैप्टेड। हैप्टेड का मतलब क्या होता है? 7 ओके, लेट मी चेक। हैप्टेड 7। ओके, ठीक है। तो ये 7 अमीनो एसिड का एक क्लस्टर होगा जो बार बार रिपीट होगा। अब समझो कि अगर एक प्रोटीन पर ये रिपीट 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 रीजन है तो दूसरे प्रोटीन के भी ये रिपीट रिपीट रीजन अलाइन होने चाहिए, तभी जाकर जिपरिंग हो पाएगी। जैसे आप जानते हो कि जिससे आप चैन कहते हो उस चैन में भी तो टीथ होते हैं ना, जब तक वो टीथ अलाइन नहीं होंगे आमने सामने आप जिपरिंग वाला इफेक्ट देख नहीं पाएंगे। तो वही कहानी यहाँ भी है देखने के लिए। ये है वो डायग्राम, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, इस पर ये वैम्प है। व्हाट इज वैम्प? वी स्नेयर। और यहाँ पे रैप जीटीपी लगा हुआ है। रैप जीटीपी डायरेक्शन देगा कि वेसिकल को कहाँ जाने हैं। अब रैप जीटीपी ले गया उसे एक टारगेट मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पर रैप फैक्टर लगा हुआ था। अब यहाँ सामने वाली मेम्ब्रेन पर सिंटैक्सिन और स्नैप 25 के जो प्रोटीन है उसके 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, प्रोटीन एक ही है और ये मेम्ब्रेन में एंकर्ड है, एक इधर एक इधर। तो जब ये पास पास आएंगे तो हमें ये हेलिकल सेगमेंट्स आपस में मिक्स होते हुए दिखाई देंगे। 4 हेलिकल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड आए हैं स्नैप 25 से, एक सिंटैक्सिन से आया है और एक वैम्प से आया है। तो सिंटैक्सिन और स्नैप 25 ये मिलाकर के क्या नाम है? टी स्नेयर। टी स्नेयर। बढ़िया। अकेला सिंटैक्सिन टी स्नेयर नहीं है, सिंटैक्सिन और स्नैप 25। तो फिर ये फ्यूज़ कर गए, मेम्ब्रेन पास पास आई, पानी चला गया बीच का। तो जब पानी गायब हो जाएगा तो 2 लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे और फुल मेम्ब्रेन को फ्यूज़न करने के लिए NSF नाम के प्रोटीन आए फ्यूज़न होने के बाद। अब जो ये NSF है ये खास है क्योंकि नोटिस करो कि जब ये मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रही थी तो ये आपस में उलझ गए हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है 4 हेलिक्स का ये स्टेबल है एनर्जेटिकली। तो जो कभी सवाल आए कि मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली, इन हेलिक्स के ट्विस्ट करने से। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर ये प्रोसेस होते हुए एनर्जी निकल रही थी तो अनट्विस्टेड के मुकाबले ट्विस्टेड स्ट्रक्चर लो एनर्जी वाले हैं और स्टेबल है। तो अब इन्हें वापस खोलना भी पड़ेगा हमें
ताकि दोबारा से इन्हें यूटिलाइज कर सकें। अब इस सारी कहानी में एटीपी खर्च होते हैं। एनएसएफ नाम का ये एक एटीपेज आएगा और ये इनको वापस अनवाइंड कर देगा प्रोटीन्स को, जैसे हम बोलते हैं डिसअसेंबली ऑफ द स्नेयर कॉम्प्लेक्स। तो डिसअसेंबली करने वाला प्रोटीन है एनएसएफ और ये एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एनएसएफ इज अ एटीपेज। नोटिस कीजिए, इस तरह के स्ट्रक्चर आप अपने लिटरेचरों में कई जगह देख चुके हो। हेक्सामर, कोई एकदम से स्ट्रक्चर याद आता है जहाँ एटीपी खर्च हुआ हो और ऐसे कुछ काम हुआ हो, अनवाइंडिंग? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएशन डिसोसिएशन। अपने दिमाग को बड़ा करो। अगर हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो क्यों मेम्ब्रेन के आसपास ही कहानी देख रहे हो? जो तुमने पढ़ा आज तक वो देखो ना। तुम इस डायग्राम का फोकस करो कि 6 गोल गोल चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं आपस में, किसी के ऊपर एटीपी खर्च करती हैं। हाँ जी बोलिए। हेलिकेज। हेलिकेज। ओके। हेलिकेज। और एक चीज और भी आपने देखी हो कभी इसी के पास? टोपोआइसोमरेज। नहीं, टोपोआइसोमरेज इस तरह के नहीं है। टोपोआइसोमरेज अलग तरह के होते हैं। आर से शुरू होता है, एच भी होता है उसमें। ये मॉलिक्यूल आमतौर पर आरएनए होता है। ये मॉलिक्यूल डीएनए होता है। नहीं आ रहा कुछ भी याद? हे भगवान। रो आरएचओ, वो भी तो यही था। ऐसा ही ये भी काम कर रहा है अनवाइंड करने का चीज़ों को। इंटरेक्टिंग स्नेयर्स नीड टू बी प्राइड अपार्ट बिफोर दे कैन फंक्शन अगेन। जो अभी मैं बात समझा चुका हूँ, जो नियम दोबारा करने की। बस एनएसएफ है जो स्नेयर्स को वापस खोलेगा और ये एटीपेज है ए प्रोटीन फैमिली का। ये डायग्राम दिखा रखा है। आपस में ट्विस्ट कर गए, मेम्ब्रेन तो फ्यूज़ हो गई, लेकिन ट्रांस स्नेयर, इसे हम ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें वी स्नेयर और टी स्नेयर आपस में जुड़े हुए बैठे हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन आएंगे, एनएसएफ आएगा, एटीपी आएगा और ये वापस खुल जाएंगे अलग अलग। वी स्नेयर को यहाँ से वापस ले जाएंगे निकाल करके, ताकि ये और दूसरी वेसिकल में लग करके वापस आ जाए। मेम्ब्रेन फ्यूज़न, आपको लगता है ये कहानी केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसोम, लाइसोसोम, तो आपका दिमाग बन जाएगा केवल यहीं पर। कुछ और नए शब्द सुन लो। मेम्ब्रेन फ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन अदर प्रोसेसेस बिसाइड वेसिकल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग, ये भी तो फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, हाँ या ना? यस सर। मायोब्लास्ट फ्यूज करती हैं एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी न्यूक्लियर मसल्स फाइबर्स के दौरान। एपिथेलियल सेल्स इन द ह्यूमन प्लेसेंटा फ्यूज इनटू अ जायंट सिंसिशियम। सिंसिशियम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस अवेलेबल है, दैट सेपरेट्स द मदर फ्रॉम द फीटस। Likewise, the ER network mitochondria fuse and fragment of dynamic and fragments in a dynamic way. तो ये मेम्ब्रेन फ्यूज़न या बटना ये बहुत कॉमन फीचर है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। बट अगेन जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेंगी, चाहे वो पूरी सेल की मेम्ब्रेन की ना फ्यूज़ करती हो, कहीं ना कहीं स्नेयर जैसे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ऑल सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़न रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन्स and are tightly regulated to ensure that only appropriate membrane fuse. वायरस की बात कर लूँ। अब वायरस तो हमारी बॉडी का पार्ट भी नहीं है। वायरसेस जैसे कि ह्यूमन का HIV वायरस, जो कि एड्स नाम की बीमारी कोज करता है, इसके सेल सरफेस के रिसेप्टर बाइंड करेंगे मेम्ब्रेन के साथ और ये फ्यूज कर जाएगा टारगेट मेम्ब्रेन के साथ।
These fusion events allow the viral nucleic acid inside the nucleocapsid to enter the cytosol where it's replicate. तो उस फ्यूज़न की वजह से वायरस के अंदर जो बड़ा हुआ पार्टिकल है वो अंदर नीचे चला जाएगा सेल के अंदर। दूसरे वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये पहले एंटर करते हैं सेल बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये सेल फ्यूज़न नहीं करते। देखो अब ये भी निकाल लेना यहीं से, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया। अब HIV वायरस की मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रही है, मतलब वायरस आया सेल के पास, रिसेप्टर से इंटरेक्ट किया और उसकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर गई, अंदर भरा हुआ सामान आ गया। यह है HIV। इन्फ्लुएंजा का वायरस रिसेप्टर से इंटरेक्ट किया, वेसिकल अंदर मुड़ेगी, वायरस उसके अंदर पैक है पूरा का पूरा। तो पहले रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से वो अंदर चला गया एंडोजोम के पास, वहाँ की लो pH ने एंडोजोम की वायरस के फ्यूजन प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया और अब वायरस एंडोजोम की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर रहा है, कैटलाइज द फ्यूजन ऑफ वायरल एंडोजोमल मेम्ब्रेन और फिर रिलीजिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड इनटू द साइटोसोल, पहुंचा यहाँ भी साइटोसोल में। इन द केस ऑफ द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो कोविड-19 का कोर्स था, फ्यूजन रिएक्शंस रिक्वायर होस्ट प्रोटीज that cleaves the virus surface protein to activate its fusion activity। तो इसने जो अपने सरफेस पे प्रोटीन लगा रखे थे, वो प्रोटीन टारगेट सेल, हमारी ह्यूमन की जो सेल हैं एपिथेलियम सेल्स, इनके सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन में से कुछ प्रोटीज भी हैं। तो वो प्रोटीज इसके प्रोटीन्स को काटते हैं सरफेस पर लगे हुए, और काटते ही बस समझो कि वो शार्प हो गया, जो उसके इनहिबिटर्स थे वो हट गए। अब ये वायरस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करने के लिए रेडी है। हमने ये भी पाया है कि जैसे कि स्नेयर जैसे प्रोटीन वायरसेस ने एक्वायर किए हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म है कईयों का वायरसेस का फ्यूज़ करने का वो वैसा ही है, हालांकि ये प्रोटीन डिफरेंट है। अनलाइक स्नेयर मीडिएटेड फ्यूजन विच इन्वॉल्व प्रोटीन इन बोथ मेम्ब्रेन, viral fusion typically requires only the viral proteins. These viral fusion proteins unfold in the appropriate environment and insert a partially hydrophobic patch into the host membrane. The fusion protein then undergone compacting or bring the two membranes close together. हमने ये देखा कि जैसे वी स्नेयर टी स्नेयर्स आपस में गुथेंगे और गुथने के बाद मेम्ब्रेन को क्लोज ले आते हैं। तो वायरस के केस में हमने देखा कि बाय द इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट प्रोटीन्स या फिर एनवायरनमेंट की वजह से इनके सरफेस पर लगे हुए कुछ प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, वो अपने आप को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करते हैं और वायरस के ही प्रोटीन काफ़ी होते हैं उसके मेम्ब्रेन को टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कराने में। तुम्हें पता है ना कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं इनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है, यानी जिन्हें आप एनवलप वायरस बोलते हो, जैसे HIV भी हो गया, इन्फ्लुएंजा भी हो गया आपका, और ये कोविड वाला भी हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए सिर्फ RNA है, केवल RNA, और हम कह रहे हैं कि ये वायरस है और कुछ नहीं होता है इसमें, केवल RNA ओनली, तो क्या बोलते हैं इसको? तो मान लीजिए कि कोई ऐसा वायरस पार्टिकल है जिसमें जीनोम ओनली RNA है, तो आप इसे बोलोगे वायरॉइड, ठीक है? ओनली प्रोटीन है, यस सर, तो इसे आप बोलोगे प्रायन। और अगर अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, RNA प्लस प्रोटीन, ये RNA हो गया मान लीजिए, और इस RNA के इर्द गिर्द प्रोटीन पैक हो रखे हैं, तो इसे हम लोग जनरली न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। आप चाहो तो इसे DNA ऑब्लिक RNA कर सकते हो। याद रखना DNA प्लस RNA कभी नहीं होता वायरसेस में, DNA ऑब्लिक RNA होता है। तो इससे आप बोलोगे वायरस, सिंपल। ओके, यहाँ से वायरस टर्म शुरू होती है। और अगर
ये तो है ही, मतलब डीएनए ऑब्लिक आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसे आप न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हो, प्लस लिपिड की बायलेयर, मतलब मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, ये हो गया आपका डीएनए ऑब्लिक आरएनए। कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ भी ऑब्लिक डीएनए कर रहा हूँ। फिर प्रोटीन्स, तो ये तो हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। और फिर इसके चारों तरफ ये है आपकी मेम्ब्रेन, जिसे सही मायने में असल में एनवलप कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये डीएनए आरएनए, डीएनए या आरएनए या प्रोटीन, ये अक्सर या हमेशा वायरस डिराइव्ड होते हैं। मतलब ये वायरस ने खुद अपने आप बनाए थे। ये जो लिपिड बायलेयर होती है ये हमेशा होस्ट ड्राइव होती है। मतलब जिस भी सेल के अंदर घुसा था वो उस सेल की मेम्ब्रेन लेके बाहर निकला है। हिंदी पिक्चर देखी होंगी तुमने बहुत सारी, कॉमेडी मूवीज़, जैसे कि एक मूवी थी हलचल, याद आया कुछ? हलचल। हलचल मूवी में एक कैरेक्टर था कि जब वो उसके घर पे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं हीरोइन से मिलने के लिए, तो वो गोंद के अंदर गिर जाता है, गोंद के डब्बे के अंदर। यस सर। और उसके बाद वो किसी मुर्गी के दड़े में घुस जाता है तो उसके पंख चिपक जाते हैं सारे ऊपर, या पत्ते चिपक जाते हैं, आई डोंट नो क्या था। तो ऑफ कोर्स वो जो पत्ते थे वो पत्ते उसकी बॉडी का पार्ट नहीं था, ये उसने एनवायरनमेंट से पिक किया था। तो जब ये वायरस, अब इमेजिन करो कि इंसान की ये सेल या किसी भी होस्ट की सेल जो है ये तो एक्वस एनवायरनमेंट है, वायरस अंदर गया। अब जब अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा नया पार्टिकल, तो अगर इसके सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन्स इस तरह के हैं जो मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो बाहर निकलते हुए जब आएगा तो मेम्ब्रेन इसको ढक लेगी। समझो कि आपने एक चॉकलेट का पेस्ट तैयार कर रखा है, पेस्ट। फिर आपने एक वो था ना लॉलीपॉप, आपने लॉलीपॉप ली और वो उस पेस्ट में डिप कर दी। तो जब आप बाहर निकाल रहे हो तो आपको उसके ऊपर एक चॉकलेटी कोटिंग मिल रही है, राइट? यस सर। वो लॉलीपॉप का पार्ट नहीं था, वो आपने क्रिएट किया उसके ऊपर। तो ये जो लिपिड वाली कहानी है ये मेम्ब्रेन होस्ट की होती है हमेशा। आई होप कुछ नई बातें समझ में आई होंगी और कुछ उलझी हुई चीजें भी सुलझ गई होंगी। आप भी CSIR नेट, गेट, DBT, CUT, PG जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं iFly के साथ। अगर आप भी iFly के साथ कोर्सेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर पढ़ते रहिए और मजे कीजिए। बाय बाय।